हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एयर एंड एटमॉस्फेयर। वैसे तो हम एक एक पार्ट इसका, एक एक टॉपिक इसका कंप्लीट कर चुके हैं अलग अलग वीडियो पे, लेकिन आज हम कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो पे सारे टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं एयर एंड एटमॉस्फेयर चैप्टर। सबसे पहले तो जानते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। ठीक, तो एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर कई किलोमीटर ऊपर तक एक लेयर बनी होती है। ठीक है, कई सारी गैसेस का मिक्सचर होता है इस लेयर में। इस लेयर को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं बहुत सारी एयर का मिक्सचर हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर बहुत दूरी तक फैला होता है। एक पूरा ब्लैंकेट की तरह हमारे अर्थ सरफेस को चारों तरफ से कवर करता है। इसे ही हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, तो इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई। एयर क्या है? एक तरह का मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है, और हमारे अर्थ के सराउंडिंग पे पाया जाता है। अब 300 किलोमीटर की हाइट अर्थ सरफेस के ऊपर पूरी एटमॉस्फेयर की ही होती है, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट रीजन होते हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो होता है, जस्ट आप जिस जगह रह रहे हो वो ट्रोपोस्फेयर का ही एरिया होता है। अर्थ से सबसे सबसे पास में एरिया जो होता है ट्रोपोस्फेयर का होता है। ये लगभग 10 किलोमीटर तक का एरिया होता है, जिस पे हम सर्वाइव करते हैं और जितने भी बर्ड्स वगैरह लिविंग बींग्स हैं वो सब सर्वाइव करते हैं। इसके ऊपर का एरिया आता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर का एरिया होता है वो हमारे ट्रोपोस्फेयर के ऊपर 10 किलोमीटर से स्टार्ट होके 50 किलोमीटर तक का होता है, और ये एरिया लगभग 40 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, इसी में हमारे एरोप्लेन्स है, हेलीकॉप्टर है, और क्लाउड वगैरह है, क्लाइमेटिक चेंजेस है, वो सब चीज़ें यहीं से बनती हैं। ठीक है, तो ये दोनों एरिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा अब हम समझ गए एयर और एटमॉस्फेयर क्या है। इसके कंपोजिशन की बात करते हैं। जैसे अभी हमने बताया एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। तो मेन गैसेस कौन सी हैं जो इसमें पाई जाती हैं, उसके बारे में बात करें अगर, तो सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन गैस। 78% सिर्फ नाइट्रोजन गैस का एरिया होता है पूरे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये ग्राफ के थ्रू हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन गैस का। सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन गैस। 21% का एरिया आपको ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है, ये पूरा ऑक्सीजन का एरिया कहलाता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.30% ही पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब बात वो अलग है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, तो इसका जो परसेंटेज है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और इसके अलावा सिर्फ 0.70% पाया जाता है अदर गैसेस। ओके, तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर हम कह रहे हैं अगर मिक्सचर है, तो उनमें कौन कौन सी गैसेस सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं वो हमने बता दिया आपको। इसके अलावा जितनी भी गैसेस हैं बहुत ही माइन्यूट सी होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंपोजिशन। अब हम देखेंगे जो मेन गैसेस हैं उनकी डिस्कवरी किसने की, किसने बताया कि हाँ भाई एयर में ये पाया जाता है। तो सबसे पहले थे जॉन मायो थे। इन्होंने ये बताया कि एयर जो है एक तरह का मिक्सचर है, ना कि वो एक कंपाउंड है। ठीक है, मिक्सचर है। मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस होता है। कंपाउंड जो होते हैं दो डिफरेंट एटम के, वो एक सर्टेन रेशियो से बनते हैं। बट मिक्सचर में कोई सर्टेन रेशियो नहीं होता है। उसमें कोई भी गैस ज़्यादा हो सकती है, कोई भी गैस या फिर कोई भी कंपोनेंट कम हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि ये जो एयर है एक तरह का मिक्सचर है। दूसरी बात, जोसेफ प्रिस्टले थे। इन्होंने ये डिस्कवरी कर दी कि ऑक्सीजन जो गैस है उसकी डिस्कवरी कर दी। कैसे कर दी? इन्होंने मरकरी को हीट करके दिखा दिया ग्लास ट्यूब में कि ऑक्सीजन गैस होती है ओके एटमॉस्फेयर में। अब तीसरी बात, एंटोनी लेवाइजर थे सर हमारे। इन्होंने एक ग्रेट काम किया। इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखा दिया कि ऑक्सीजन गैस एक तरह की एक्टिव गैस है हमारे एयर की, जबकि नाइट्रोजन गैस एक तरह की इनएक्टिव गैस होती है।
ओके तो ये जो लेवाइजर सर्च थे इनका एक्सपेरिमेंट भी हम लोग देखेंगे। लेवाइजर का एक्सपेरिमेंट था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था और बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था। बहुत ही ईजिली उन्होंने समझा दिया था कि ऑक्सीजन कैसे एक्टिव गैस है और नाइट्रोजन कैसे इनएक्टिव गैस है। उन्होंने क्या किया, एक तरह का ऑपरेटर सेट किया और उन्होंने दिखाया इसको किस तरह से ऑक्सीजन एक्टिव बनती है। देखो उन्होंने क्या किया, एक रिटार्ड लिया, एक रिटार्ड फ्लास्क लिया जिसकी घूमी हुई ट्यूब इस बेलजार में खुलती है। ठीक है, अब ये बेलजार में घुल रही है, बेलजार में भरी है एयर। ओके, ये सेटअप बनाया उन्होंने। अब ये जो बेलजार है उल्टा रखा है किस पे, एक कंटेनर पे। ये कंटेनर में एक लेवल तक वाटर फिल है। ठीक है, यहाँ वाटर फिल है, अगर इस पे वाटर का लेवल जितना है उतना ही वाटर लेवल अंदर बेलजार में भी है। और क्या किया इन्होंने, रिटार्ड के अंदर मर्करी फिल कर दी थोड़ी, इसको नीचे से हीट प्रोवाइड की। ठीक है, अब ये पूरा उनका सेटअप तैयार हो गया। अब हीट उनको 2-4 दिन तक हीट, कुछ टाइम तक वो हीट उसको करते रहे तो क्या हो रहा है, कुछ टाइम बाद वो कुछ चेंजेस देखते हैं। इसमें क्या चेंजेस देखते हैं कि जो मरकरी है ना इसके ऊपर एक रेड हॉट लेयर जम गई है। ठीक है, फिक्स हो गई है, ऊपर ऊपर की जो मरकरी है कह सकते हो रेड कलर की हो गई है। और दूसरा चेंज क्या देखते हैं वो कि यहाँ पर जो बेलजार में वाटर लेवल जितना कंटेनर में था उससे राइज कर गया है। कितना राइज कर गया है, तो 1/5 पार्ट वो राइज कर गया है वाटर लेवल। तो ये दो चेंजेस वो देखते हैं। अब वो क्या कंक्लूज़न निकालते हैं इससे, तो इससे वो कंक्लूज़न ये निकालते हैं यहाँ पर जो बना है रेड हॉट मरकरी वो मरकरी ऑक्साइड है। ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ से आया, इस बेलजार में प्रेजेंट एयर से उन्होंने ऑक्सीजन लिया मरकरी ने और रिएक्ट करके उसने बनाया मरकरी ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन का ही यूज़ हुआ है। ये पता कैसे लगाया गया कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो इस जगह एयर फिल थी, एयर में से 1/5 पार्ट वाटर राइज हो गया बेलजार में। 1/5 ही क्यों राइज हुआ, इससे ज़्यादा क्यों नहीं राइज हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 1/5 पार्ट ही प्रेजेंट होती है। अगर ऐसे आप निकालोगे 21/100 तो ये केवल 1/5 ही निकलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट को नहीं देखते हैं। तो इतना जब देखा उन्होंने कि 1/5 वाटर लेवल ऊपर आ गया है यानी ऑक्सीजन यहाँ से कहीं चला गया है, तो कहाँ चला गया है, वो मरकरी ऑक्साइड बनाने में यूज़ हो गया है और बची हुई जितनी गैसेस है वो इसके अंदर है। अब बची हुई गैसेस में सबसे ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को उन्होंने सिद्ध कर दिया, उसी जगह प्रूव कर दिया कि ये इनएक्टिव है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं लेता है रिएक्शन में। और जो ऑक्सीजन है पूरा पूरा पार्टिसिपेशन कर रहा है, वो एक्शन ले रहा है, रिएक्ट कर रहा है मरकरी से। इसका मतलब उन्होंने ये बिल्कुल बता दिया, कंक्लूजन निकाल दिया, उसी जगह से उन्होंने प्रूव कर दिया कि ऑक्सीजन क्या है, एक तरह का एक्टिव पार्ट है और नाइट्रोजन एयर का इनएक्टिव पार्ट है। ओके, तो आप लोग को ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नाइट्रोजन गैस। एक एक करके हम हर एक गैस के जो उसका जो नेचर है वो देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ जानेंगे और इसके यूजेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने और एंटोनी लेवाइजर ने, जो अभी हम लोगों ने देखा। तो कंपोजिशन क्या है, 78% प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। मतलब कोई कलर नहीं होता है इसका, कोई सुगंध नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता इसका। ठीक है, हैवी है, जैसे कि एयर हैवी है वैसे ही ये गैस भी हैवी होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, तो आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आगे 2-4 गैसेस में आपको कॉमन ही मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात नॉन कम्बस्टिबल होता है, मीन्स किसी भी तरह की बर्निंग में ये हेल्प नहीं करता, आग जलाने में हेल्प नहीं करता है। ठीक, कंबशन को सपोर्ट भी नहीं करता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कंबशन के लिए। नेचुरल जो नेचर इसका होता है बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक नेचर का होता है ना ही बेसिक नेचर का होता है, और लो टेम्परेचर में बिल्कुल इनएक्टिव रहता है।
ठीक है। तो ये हो गई प्रॉपर्टी नाइट्रोजन गैस की। यूजेस, ये इनएक्टिव रहता है, इसकी वजह से भी यूजेस इसके बहुत सारे हैं। कैसे? सबसे पहली बात तो नाइट्रोजन गैस का यूज़ जो बहुत ज़्यादा में होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं हमारे प्लांट हमारे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करवा के उसको यूज़ करते हैं और अपना फूड फॉर्म करते हैं। ठीक है। जितनी भी प्रोटीन हम लोग लेते हैं ना प्लांट से या फिर अदर चीज़ों से, वो सब नाइट्रोजन का एक कंटेंट है। ठीक है, जो हम लोग को मिलता है। और प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रोथ के लिए। हमारी बॉडी की कोई सेल बिना प्रोटीन के नहीं फॉर्म हो सकती, हमारी बॉडी हो या प्लांट की बॉडी हो। दूसरी बात, फूड पैकेजिंग में हेल्प करता है भाई, इनएक्टिव होता है, किसी तरह का रिएक्शन नहीं करता है, फूड के साथ कोई भी हार्मफुल उसको नहीं पहुंचाता है, इसलिए फूड पैकेजिंग में हेल्प करता है। मतलब जितने भी आपके कुरकुरे के पैकेट और चिप्स के पैकेट्स वगैरह होते हैं, पैकेटिंग वाले फूड्स होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो ये हो गया। और दूसरी चीज़, नाइट्रोजन जो है बल्ब को फिल करने के लिए भी यूज होता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उसके अंदर भी नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस को फिल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाइट्रोजन यूज़ होता है जो टायर्स वगैरह होते हैं उनको, उनकी फिलिंग के लिए भी यूज़ होता है नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा अमोनिया गैस का फॉर्मेशन नाइट्रोजन के बिना नहीं हो सकता। मीन्स ये जो प्रोसेस है इसको हैबर प्रोसेस कहते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो गैसों को मिलाकर अमोनिया गैस का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ यूजेस थे नाइट्रोजन गैस के, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। भाई इतना सारा यूज़ है नाइट्रोजन का, तो उसकी एक साइकिल बनी रहती होगी, तभी तो एटमॉस्फेयर में लेवल उसका बिल्कुल मेंटेन रहता है। तो क्या साइकिल होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो जितना भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ना, वो कैसा होता है, वो डायरेक्ट यूज़ नहीं होता प्लांट से। ठीक है, क्योंकि उसमें जो दो नाइट्रोजन के एटम होते हैं उनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस ट्रिपल बॉन्ड को कोई तोड़ नहीं सकता, ना एनिमल तोड़ सकते हैं ना प्लांट तोड़ सकते हैं। सिर्फ बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो इस बॉन्ड को तोड़कर उसको फिक्स करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं और उसके बाद उनको प्लांट को देते हैं। ठीक है। अब प्लांट जब नाइट्रोजन ले लेते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जिसको एनिमल आसानी से ले लेते हैं। अब जब एनिमल के पास भी प्रोटीन आ गया, प्लांट के पास भी प्रोटीन है, तो जब भी ये प्लांट्स और एनिमल्स डेड होते हैं तो कहाँ जाते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और सॉइल में मिक्स होने के बाद अगेन ये प्लांट में को यूज़ कर लेते हैं, प्लांट में यूज़ हो जाते हैं। ठीक, एक साइकिल तो ये हो गई। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। मीन्स कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को फिक्स करते हैं सॉइल में, और कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन कंपोनेंट्स को फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। ठीक है। तो इस तरह का कुछ नेचुरल स्ट्रेटजी होती है, और इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल हमारी पूरी तरह से चलती रहती है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का बैलेंस बना रहता है। ये हो गई बात नाइट्रोजन की। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑक्सीजन का नाम आता है तो आप लोग को रेस्पिरेशन याद आता है। ठीक है, आप लोग के ब्रीदिंग में हेल्प करता है ना। तो इसी की प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे। ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है O2 होता है, यानी ऑक्सीजन केस में 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। डिस्कवरी किसने की थी, तो कार्लस्कीन ने, स्केल ने की थी। इसके अलावा लेवाइजर ने इसको बताया था कि एक्टिव गैस है। कंपोजिशन की बात करिए तो ये लिखा हुआ है बेटा गलत, यहाँ पर कंपोजिशन होता है 81%। ओके, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये भी होता है कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कोई सुगंध नहीं, कोई कलर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। स्लाइटली सोल्युबल होता है वाटर में, ये 2 पॉइंट आपको कॉमन मिलेगा आगे भी गैसेस में। और हैवी होता है एयर से। ठीक है, नाइट्रोजन हैवी होता है जैसे एयर होती है, लेकिन ये एयर से भी ज़्यादा हैवी होता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है ऑक्सीजन। बहुत जल्दी वो, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो या फिर कोई भी चीज़ हो, सबसे बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। और क्या करता है, सपोर्ट करता है कंबशन को। बिना ऑक्सीजन के आप कोई
आग नहीं, कोई फायर जला नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये सपोर्ट करता है, हेल्प नहीं करता है, मीन्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन सपोर्ट करता है ऑक्सीजन गैस। यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या यूज़ है? तो सबसे पहली बात वही रेस्पिरेशन में यूज़ होता है सबसे पहले। तो रेस्पिरेशन में यूज़ कैसे होता है? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, उसको वो अंदर जाके बॉडी में हमारे क्या करता है, तो हम लोग जो फूड खाते हैं, प्लांट से लिया हुआ फूड खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, और उससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करता है, और उसी एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, डे टू डे वर्क में यूज़ करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होना बहुत ही मुश्किल होगा, और अगर हो भी गया तो उसमें से एनर्जी बहुत कम फॉर्म होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम कंबशन। कंबशन में यूज़ होता है, कोई भी हमने बताया कोई भी बर्निंग प्रोसेस है बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकती है। कोई भी चीज़ आप लोग जलाओगे ना, कोई भी वुड जलाओगे या पेपर जलाते हो, तो वो एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हमारी एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और CO2 फॉर्म करता है, H2O फॉर्म करता है, ठीक है। इसी रिएक्शन के थ्रू ही बर्निंग प्रोसेस हो सकती है। ऑक्सीजन नहीं है तो बर्निंग इम्पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स आप लोगों ने अभी तो कोरोना टाइम पे बहुत ज़्यादा सुने होंगे कि बहुत ज़्यादा कमी होने लगी थी ऑक्सीजन सिलेंडर की, हॉस्पिटल्स में लोगों को ज़रूरत थी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में भी फिल किए जाते हैं और हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है पेशेंट के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है, दूसरी चीज़ यूज़ में आती है कैसे, जो वेल्डिंग प्रोसेस होती है, यहाँ देख रहे हो आप, वेल्डिंग मतलब कि मेटल्स को जोड़ने वाली जो प्रोसेस होती है वेल्डिंग की, उसमें भी ऑक्सीजन का यूज़ होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को मिलाकर ही वेल्डिंग प्रोसेस पॉसिबल होती है, ठीक है। तो इतने इतने यूज़ होते हैं ऑक्सीजन के। इसके अलावा अगर हम साइकिल की बात करें ऑक्सीजन गैस की, बहुत ही सिंपल है। प्लांट यूज़ करते हैं CO2 फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। CO2 वो लेते हैं, किससे लेते हैं, तो एनिमल से वो लोग CO2 लेते हैं और अपना फूड फॉर्म करते हैं। अब यही फूड एनिमल खाते हैं और ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 निकालते हैं, CO2 निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अब CO2 जो निकालेंगे वो यूज हो जाएगी प्लांट के लिए। मीन्स प्लांट और एनिमल के बीच में एक तरह का बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। एनिमल CO2 निकालते हैं तो प्लांट यूज़ करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन निकालते हैं तो CO2 एनिमल यूज़ करते हैं। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में एक तरह का बैलेंस बन जाता है, ऑक्सीजन गैस का एक साइकिल बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गई बात ऑक्सीजन की। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम होती है एटमॉस्फेयर में, सिर्फ 0.03% होती है, बट इसका रोल बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होता है, वही पुरानी प्रॉपर्टी, और हैवियर होता है, एयर से बहुत ज़्यादा हैवी होता है, मीन्स ऑक्सीजन से भी ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है। स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, नॉन कम्बशन, कम्बशन में किसी भी तरह की हेल्प भी नहीं करता है, नॉन कम्बशबल होता है, ठीक है। मतलब CO2 गैस, जैसे आपने कैंडल जलाई, कैंडल को आप फूंक देते हो तो बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि आपके मुंह से जो गैस निकल रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हो आप, ठीक है, एक्सहेल करते हो, ठीक है, जिसकी वजह से कैंडल आपकी जल्दी बुझ जाती है। तो कम्बशन के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है, ठीक। स्लाइटली एसिडिक नेचर की होती है। अभी हमने बात की थी नाइट्रोजन गैस की थी, न्यूट्रल नेचर की थी, लेकिन जो हमारी एसिड ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, तो स्लाइटली एसिडिक नेचर की होती है, केमिकली रिएक्टिव होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस थोड़ा रिएक्टिव होती है। अब हम यूजेस की बात करें अगर, तो यूजेस में बात करें तो सबसे पहले हमने बात की थी नॉन कम्बशबल नेचर की होती है, आप फूंक दोगे तो कैंडल बुझ जाएगी, है ना। तो इसीलिए यूज़ होती है, CO2 गैस हमेशा आग को बुझाने में यूज़ होती है। इस तरह के आप लोगों ने सिलेंडर्स देखे होंगे कई जगह पब्लिक प्लेस पर, तो इस सिलेंडर में भरी होती है CO2 गैस, जिसकी वजह से आप एयर के ऊपर आप इसको स्प्रे कर दोगे तो एयर के ऊपर एक ब्लैंकेट सा बिल्कुल बन जाता है CO2 गैस का, क्योंकि ये हैवी होती है एयर से और ब्लैंकेट फॉर्म कर लेती है, जिसकी वजह से जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है एयर फायर को तो वो बुझ जाती है, ठीक है। तो ये किस चीज़ में यूज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है
एक्सटिंग्विशर के द फायर के फॉर्म में भी यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा है आपका, वॉशिंग सोडा है, इन दोनों को फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ होता है। और कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हो उसके प्रिपरेशन में भी CO2 गैस का यूज़ होता है। कैसे? CO2 गैस को बहुत ही हाई प्रेशर के साथ वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है, और मिक्स करके तभी तो आप जब बॉटल खोलते हो तो तेज़ी से एयर बबल इस तरह से रिलीज़ होते हैं। तो ये एयर बबल किसके हैं? CO2 गैस के होते हैं, तेज़ी से वो निकलती हैं। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, ये बना लेती है, एक तरह की कार्बोनिक एसिड फॉर्म कर लेती है। ठीक है, तो एसिडिक नेचर का आपका कोल्ड ड्रिंक हो जाता है। इसके अलावा CO2 गैस का यूज़ होता है फोटोसेंसिस के फॉर्म में। बिना फोटोसेंसिस के कोई भी फूड फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है, फोटोसेंसिस में यूज़ होता है CO2 गैस। ठीक है, प्लांट यूज़ करते हैं। अब देखो, प्लांट जितने हैं CO2 गैस को लेते हैं और फूड फॉर्म करते हैं, खुद भी ग्रो करते हैं, साथ ही साथ में एनिमल को भी हेल्प करते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग, दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों एक ही से रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। ये दोनों का हमने शॉर्ट वीडियो डाल रखा है अलग से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। CO2 गैस के बारे में आप देखोगे अलग से शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है। आप शॉर्ट नहीं वीडियो है, मतलब है पूरा पूरा वीडियो ही, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में CO2 गैस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करती है। मीन्स जो CO2 गैस है वो एक तरह की वेपर से, मीथेन गैस से मिलकर एक तरह का ग्रीन हाउस गैसेस बना लेती है, जो हमारे अर्थ की सरफेस के ऊपर पूरा उसको, अर्थ सरफेस को कवर करके रखती है। जिससे क्या होता है, जब सनलाइट आती है तो उसकी एनर्जी को ये लोग ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उस सन एनर्जी को ये लोग ट्रैप करके रखते हैं, जिससे रात जब आती है, सन चला जाता है, उस टाइम पे भी टेम्परेचर हमारे अर्थ का बना रहता है, पूरा पूरा कूल डाउन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट होता है इसका। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा CO2 हो जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर पे तो क्या होगा, ये लोग ज़्यादा एनर्जी को ट्रैप करेंगी। ज़्यादा एनर्जी को ट्रैप करेंगी तो अर्थ सरफेस हमारा बहुत ज़्यादा हॉटेड होता जाएगा, और हीटेड होता जाएगा तो यानी कि अर्थ हमारी हीटेड हो रही है, हीटेड मतलब वार्म हो रही है, तो इसी को कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग। ओके, और कंडीशन बहुत बुरी भी हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग में, जैसे कि ग्लेशियर जो है, यानी पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघलेगी, और इससे जो वाटर लेवल है सी का, ओशियन का, वो ऊपर आएगा, और जिससे क्या होगा, कॉन्टिनेंट्स जितने हैं वो सब पूरे पूरे डूब सकते हैं, फ्लड आ सकता है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है CO2 गैस के इंक्रीज़ होने में। अब क्या होता है वाटर वेपर? वाटर वेपर क्या है, आप लोग देखते हो, बात सुने होंगे कि ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर पे हमारे, तो वो वाटर वेपर की वजह से होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने पढ़ लिया, नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, CO2 गैस होती है, इसके अलावा वाटर वेपर भी होता है बहुत सारा। कैसे? जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो धीरे धीरे इवेपोरेट होती रहती हैं, इवेपोरेशन उनसे होता रहता है, यानी कि जैसे आप लोग कपड़े सुखाते हो तो कपड़े क्यों सूख जाते हैं, वाटर कहाँ चला जाता है, तो वेपर फॉर्म में उड़ के चला जाता है एटमॉस्फेयर पे, और वही एक ह्यूमिडिटी बनाता है एटमॉस्फेयर की। ठीक वही वाटर जो वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर पे, उसी को कहते हैं हम वाटर वेपर। और ये क्या काम करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, और नाइदर एसिडिक नॉन बेसिक। भाई वाटर है तो ना ही वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, प्योर वाटर होता है हमारे एटमॉस्फेयर पे। ठीक है, और यूजेस की बात करें तो एटमॉस्फेयर का पूरा क्लाइमेट वाटर वेपर सेट करता है। ठीक है, कहाँ पर रेन हो रही है, कहाँ पर रेन नहीं हो रही है, कहाँ ठंडा है, कहीं गर्म है, तो ये सारी चीज़ों पर वाटर वेपर का कंट्रोल होता है। इवेपोरेशन में पूरा कंट्रोल रखता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, इवेपोरेशन कम होगा। आप लोग देखते हो कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यानी बारिश वारिश का मौसम है तो कपड़े देर से सूखते हैं, तो वहाँ पर क्या करता है, वो इवेपोरेशन को कंट्रोल करता है वाटर वेपर। ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, वाटर वेपर कम है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। प्लांट्स और एनिमल की ग्रोथ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाटर। ना ही प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ना ही एनिमल ग्रो कर सकते हैं बिना वाटर के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग इनर्ट गैसेस की। व्हाट इज़ इनर्ट गैसेस? अब कुछ गैसेस ऐसी होती हैं, ये जो मेन गैसेस थी वो तो हम लोगों ने पढ़ ली, इसके अलावा भी कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होती, मतलब कोई रिएक्शन नहीं करती हैं किसी के साथ, बिल्कुल अकेले पड़ी रहती हैं।
ठीक है, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल इंडिविजुअल रहती हैं ये गैसेस, इनर्ट गैसेस कहते हैं इनको। क्यों ये इंडिविजुअल होती हैं, क्यों ये इनएक्टिव होती हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इसके अलावा रेडॉन, ठीक है, ये सब गैसेस, इनका जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो इनके इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पूरे पूरे फिल होते हैं, कोई कमी नहीं होती। आउटर मोस्ट शेल पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन से, जितने होने चाहिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरे फिल होते हैं। इसलिए इनको किसी भी अदर एलिमेंट के साथ क्या इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब शेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये लोग इनएक्टिव होते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये आउटर मोस्ट सेल क्या होती है, इनका फुलफिल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये सब आप वैलेंसी वाला जो चैप्टर है हम आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आप देखोगे। ठीक है, या फिर इसका लास्ट वीडियो जो हमने बनाया है इनर्ट गैसेस पर, उस पर आप देख सकते हो। तो ये इनर्ट गैसेस इनएक्टिव होती हैं, हमारे एयर एटमॉस्फेयर में पड़ी रहती हैं, बिल्कुल हल्की गैसेस होती हैं, और यूज़ इनका होता है, अच्छा खासा यूज़ होता है और इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे आर्गन है, तो आर्गन गैस का क्या यूज़ है, इलेक्ट्रिक बल्ब को फिल करने में यूज़ होता है। हीलियम गैस का क्या यूज़ है, बैलून्स के अंदर ये जो गैस आप लोग देखते हो, उड़ने वाले बैलून होते हैं, उसमें हीलियम गैस ही भरी होती है। ठीक है, पहले हाइड्रोजन भी भरी जाती थी, लेकिन उसका देखा गया कि नेचर कंबस्टिबल होता है, इस वजह से अब हीलियम भरी जाती है। ठीक है, बहुत हल्की गैस होती है, आप मुंह से फूंक के अगर कोई बैलून फुलाओगे तो वो आपका एयर में उड़ेगा नहीं, लेकिन हीलियम से भरा हुआ जो बैलून होगा वो अच्छे से उड़ेगा। ठीक है, नियॉन, नियॉन जो गैस होती है उसका यूज़ होता है, शाइन बोर्ड जो बनते हैं, जो साइन बोर्ड बनाए जाते हैं लाइटिंग वाले, ब्राइट लाइट के होते हैं, उसमें नियॉन गैस का यूज़ होता है। रेडॉन का यूज़ ट्रीटमेंट में होता है, ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट में होता है। और जीनॉन का यूज़ होता है, जो कैमरा के आपके फ्लैश बनाए जाते हैं वो जीनॉन गैस के हेल्प से बनाए जाते हैं, और उसमें हमेशा फोटोग्राफी में जीनॉन का यूज़ होता है। क्रिप्टॉन का यूज़ होता है फोटोग्राफी के, जो फ्लैश है और उसको बहुत फास्ट फोटोग्राफी करनी होती है इस कैमरे को, उसमें क्रिप्टॉन का यूज़ होता है। तो इस तरह से यूजेस सबके अलग अलग हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपको एक एक जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेरिमेंट। कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम जानेंगे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट बहुत ही ईजी है। क्या किया गया है, एक तरह का ऑपरेटर सेट किया गया है, एक कंटेनर में ले लिया गया है, वाटर, एक कंटेनर में वाटर लिया गया है और इसको एक बेलजार से ढक दिया गया है। ठीक है, मतलब एक उल्टा बेलजार लेके कवर किया गया है वाटर्स के ऊपर। अब इस बेलजार में 1 2 3 4 5 करके लेबलिंग है। ठीक है, ये जो 1 2 3 4 5 लेबलिंग है, ये क्या है, ये क्या है, ये दिखा रही है कि यहाँ पर गैसेस प्रेजेंट है, यहाँ पर एयर प्रेजेंट है, और कितना लेवल एयर का, वाटर का राइज होता है ये दिखाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर, वाटर के ऊपर एक फ्लोट करता हुआ डाल दिया गया है फास्फोरस। ठीक है, अब इसको बंद कर दिया गया है, बाहर से पूरा लॉक कर दिया गया है, कहीं से एयर नहीं जाएगी, सिर्फ इसके अंदर जो प्रेजेंट एयर है वही यूज़ होगी। ठीक है, अब बर्निंग प्रोसेस में ऑक्सीजन का यूज़ होता है, फास्फोरस बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। जैसे जैसे फास्फोरस बर्न होता जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीजन यूज़ होता जाएगा। जैसे ही पूरा ऑक्सीजन इसका ख़त्म हो जाएगा वैसे ही जो बर्निंग फास्फोरस है वो बंद कर देगा, मतलब बर्निंग प्रोसेस उसकी ख़त्म हो जाएगी। और क्या देखोगे आप चेंज, वाटर लेवल राइज कर जाएगा 1/5 पार्ट, मीन्स एयर का 1/5 पार्ट वाटर लेवल राइज कर जाता है। इसका मतलब ये है कि एयर में से 1/5 पार्ट जो ऑक्सीजन का था वो यूज्ड हो गया है फुली। ठीक है, तो इससे हम जान सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस जो इनएक्टिव होती है वो इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो हम समझ गए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही गैसेज प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट बात करते हैं, CO2 गैस भी प्रेजेंट होती है
सॉरी, CO2 गैस भी प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। इसके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो क्या करते हैं, हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें क्या करेंगे, हम लाइम वाटर फिल कर देंगे। लाइम वाटर क्या होता है, बिल्कुल फ्रेश वाटरी कलर का होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। उसमें आप थोड़ा भर देंगे और एक टेस्ट ट्यूब से इस तरह से अरेंजमेंट कर देंगे कि एक टेस्ट ट्यूब आपके ऊपर होगी और एक टेस्ट ट्यूब इसके अंदर डिप्ड होगी, मतलब एयर से जो जो जाती हुई टेस्ट ट्यूब है वो इसमें डिप होगी, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब से आप यहाँ से माउथ से हल्का सा एयर को शक करेंगे, तो यहाँ पर जितनी भी एयर होगी उनमें से जब आप इनहेल करते हो जब गैस को, एयर को, तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, ऑक्सीजन गैस की होती है। ऑक्सीजन को आप लेते हो, ठीक है। ऑक्सीजन को आपने जितनी भी ऑक्सीजन थी यहाँ से ले ली। जो CO2 गैस है वो एक्स्ट्रा है, वो यहाँ पर फिल है। जब CO2 गैस एक्स्ट्रा ज़्यादा वाली यहाँ पर रिएक्ट करेगी किससे, लाइम वाटर से, तो लाइम वाटर का कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना होकर दूधिया हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है, ठीक है। अगर वो मिल्की कलर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर में CO2 गैस प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा, उस पर बायो पे किया होगा कि सीड में से CO2 गैस निकलता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है कि नहीं निकलता है। ये सारे चेकिंग करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ये कैसे जानेंगे। देखो, जब आप फ्रिज से कोई बॉटल निकालते हो और रख देते हो, कहाँ पर, बाहर रख देते हो नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, तो क्या देखते हो, थोड़ी थोड़ी देर में ही देखोगे यहाँ पर एयर वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, बहुत ढेर सारे, उसी बॉटल के बाहर आउटसाइड पे, ठीक। वो क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि आपका जो बॉटल का पानी है वो बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल चिल्ड है, आपने फ्रिज से निकाल के रखा है उसको, 0 डिग्री पे होगा या फिर 3-4 डिग्री पे होगा, ठीक है। लेकिन जो बाहर का टेम्परेचर है वहाँ पर क्या होगा, हो सकता है 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, कितना भी टेम्परेचर हो सकता है। उस टेम्परेचर में क्या है, ह्यूमिडिटी होगी। बाहर क्या होगा, वाटर वेपर प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर में। वो वाटर वेपर जब इस बॉटल से टकराएगा और टकरा कर कूल डाउन होगा, तो वेपर फॉर्म में जो वाटर था वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और लिक्विड फॉर्म में आकर आसपास आपको इस तरह से दिखाई देगा ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो इससे सिद्ध हो गया कि एटमॉस्फेयर में भी एयर में भी वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो ये हो गई तीनों एक्सपेरिमेंट जो हमें बताते हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वाटर वेपर सब प्रेजेंट होते हैं, CO2 गैस प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। अब पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है। तो पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन वर्ड पॉल्यूट से मिलकर बना है, पॉल्यूटस से मिलकर बना है, ठीक। तो पॉल्यूटस वर्ड का मीनिंग ही होता है अनक्लीन, मतलब पॉल्यूशन से मतलब ही होता है अनक्लीन, ठीक है। और कहने का मतलब है कुछ ऐसे कंटेंट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में जो हार्मफुल होते हैं, किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, वो जब इंट्रोड्यूस होते हैं एयर से तो कहलाता है एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, तो वो जैसे SO2 है, NO2 है, ये सब गैसेस ऐसी होती हैं जो हमारे एयर को से इंट्रोड्यूस होती है जब, तो उसको पॉल्यूटेट करती हैं, गंदा करती हैं, इसे ही हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। तो सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, कहाँ से वो गैसेज आते हैं, कहाँ से वो हार्मफुल कंटेंट आते हैं, पॉल्यूटेंट्स आते हैं। तो सबसे बड़ी बात, तो हम लोग जो व्हीकल्स देखते हैं, दिन भर चलाते रहते हैं, तो उस व्हीकल से निकला हुआ जो काला धुआं होता है उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। फैक्ट्रीज से निकलने वाला, चिमनी से निकलने वाला धुआं, उससे भी बहुत पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा जो नेचुरल कुछ सोर्स होते हैं जैसे वॉल्केनिक एरप्शन हो गया और लाइटनिंग हो गया, तो इन सब चीज़ों से भी कुछ कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं जो हमारे एयर को कहीं ना कहीं पॉल्यूटेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे वॉल्केनिक एरप्शन से SO2 है, H2S है, CO है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये सब गैसेस निकलती हैं। लाइटनिंग से SO2 गैस निकलती है यानी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक। तो ये क्या है, पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक। मैन मेड सोर्सेज भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी व्हीकल की बात की,
तो व्हीकल हमारे हो गए, और बर्निंग ऑफ फ्यूल हमारा व्हीकल में आ गया, या फिर हम अलग से कोई फ्यूल बर्न कर रहे हैं। व्हीकल में भी क्या होता है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब बर्न होता है। ये एक तरह का फ्यूल है जो बर्न होता है और कुछ ना कुछ हार्मफुल कंटेंट निकालता है और एयर पे वो रिलीज़ करता है। ठीक है, तो इसी से एयर पॉल्यूशन होता है। अब इन पॉल्यूटेंट से अलग अलग क्या हार्म होते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हार्म क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे कर लेती हूँ मैं, सॉरी। तो हार्म क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है तो वो क्या करेगा, हमारे लंग को बहुत ज़्यादा वीक कर देगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अगर प्लांट है तो उनकी लीफ को डीप पिगमेंटेड करेगा, मतलब उसका ग्रीन कलर ख़त्म कर देगा। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करेगा, मतलब जो प्रॉपर अच्छे से ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है, वाटर वेपर फॉर्म में उड़ रहा होता है प्लांट से, तो उसको उस रेट को कम करेगा। ठीक है, इसके अलावा H2S गैस है जैसे, तो ये क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम में इफेक्ट डालता है। इसके अलावा हमें नोज़िया और वॉमिटिंग और हेडेक जैसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा रिड्यूस करता है प्लांट ग्रोथ को। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत ही ज़्यादा घातक होता है, एक तरह का स्वीट पॉइजनिंग है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हमने इनहेल कर लिया, अंदर ले लिया, तो क्या होगा, ऑक्सीजन हमारे अंदर हीमोग्लोबिन से अटैच नहीं हो पाएगा, जिससे हमें एनर्जी भी नहीं मिल पाएगी, और इस डिजीज़ को कहते हैं एस्फेक्सिया। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे अंदर अंदर ही अंदर हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है, और रिडक्शन इन क्लोरोफिल लीव में क्लोरोफिल हमेशा ख़त्म होने लगेगा, एकदम से डाउन हो जाएगा और लीफ कलरलेस हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह के इफ़ेक्ट होते हैं पॉल्यूशन से। तो अब हम देखते हैं एसिड रेन क्या होता है। तो एसिड रेन क्या है, अभी हमने पॉल्यूशन की बात की, तो पॉल्यूशन में हमने SO2 NO2 इन गैसेस की भी बात की। पॉल्यूटेंट्स हैं जो क्या करते हैं, चिमनीज से, फैक्ट्रीज से निकल कर, व्हीकल से निकल कर एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, और फैलने के बाद क्या होता है, एयर को पॉल्यूटेड करते हैं। अब क्या होता है, जब रेन होती है तो रेन टाइम पे जो NO2 गैस है वाटर से मिक्स होकर क्या बना लेती है, HNO3 बना लेती है, और SO2 गैस वाटर से मिक्स होकर H2SO4 बना लेती है। अब ये दोनों हैं, एक तो नाइट्रिक एसिड, एक हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों ही हार्श एसिड होते हैं। जो वाटर रेन के साथ आता है उसी के साथ ये दोनों एसिड भी आ जाते हैं, और अर्थ सरफेस पे कहीं ना कहीं जाकर वो हार्म पहुंचाते हैं। मीन्स सॉइल में भी आएंगे तो वो सॉइल को एसिडिक करेंगे। किसी बिल्डिंग्स पे गिरते हैं तो बिल्डिंग को कोरोडेट करते हैं, ख़राब करते हैं, उसको पीलापन लाते हैं उसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारी स्किन पे पड़ रहे हैं तो उसमें भी ईचिंग बना रहे हैं। तो इस तरह की जब रेन होती है, एसिडिक रेन, उसको कहते हैं एसिड रेन। ठीक है, जिसमें भी हमारा पॉल्यूशन ही जिम्मेदार है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्साइड्स क्या होता है। भाई, जो ऑक्सीजन मेटल से रिएक्ट कर लेता है, ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, उन्हें हम मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं। जब भी ऑक्सीजन किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो बेसिक नेचर का कोई कंपोनेंट बनाता है। कोई भी सब्सटेंस बनाएगा वो बेसिक नेचर का बनाएगा जब भी मेटल से रिएक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम को हमने बर्न किया है, मैग्नीशियम को बर्न किया तो बर्निंग का काम मतलब कि ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होना, ऑक्सीजन इसमें रिएक्ट हो रही है। जब वो रिएक्ट होगी तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये हो गया मेटलिक ऑक्साइड। अगर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इस तरह का पाउडर फॉर्म में आपको वाइट कलर का मिलेगा। जब आप इसमें वाटर फिल कर दोगे, वाटर इसमें डाल दोगे, तो क्या बनेगा, एक तरह का एसिड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन। मैग्नीशियम एक मेटल है। अगर हम Fe की बात करें यानी आयरन की बात करें, तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रस्ट फॉर्म करता है। आप लोगों ने इस तरह का देखा होगा, जब भी आयरन इस तरह का ब्राउनिश फ्लैकी कलर का हो दिखाई देता है तो वो एक तरह का रस्ट है, वो आयरन खराब होना होता है। मीन्स आयरन जो है, अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इन दोनों से रिएक्ट करके
मीन्स कोई भी आयरन है एक्सपोज हो रहा है एयर में, ठीक है, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर भी हो, मॉइस्चर भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, तो इन दोनों से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके एक रस्ट बना लेता है, एक फ्लैकी सब्सटेंस बना लेता है ब्राउन कलर का। इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो रस्टिंग प्रोसेस भी इसी की वजह से होती है। नॉन मेटल से जब ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, तो वो एक तरह का एसिडिक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो बेसिक सब्सटेंस, और जब नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। जैसे कि नॉन मेटल एस है, सल्फर अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो SO2 बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में जब आप वाटर मिक्स कर दोगे तो बन जाएगा H2SO4, जो क्या है, एक तरह का सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, तो ये हो गया नॉन मेटल से ऑक्सीडेशन। और वैसे ही कार्बन से अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, कार्बन भी क्या है, एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा वो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है, ठीक है। अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वाटर मिक्स कर दिया जाए अच्छे से प्रेशर से, तो वो बना लेगा कार्बोनिक एसिड, जो बना देता है आपका कोल्ड ड्रिंक, ठीक। तो ये हो गया मेटल और नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन, ठीक। अब रस्टिंग क्या होता है, हम रस्टिंग को ठीक से समझेंगे कि रस्टिंग क्या होता है, ये शॉर्ट नोट में अलग से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आयरन जब भी एक्सपोज होता है, एकदम ओपन एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होता है, तो क्या करता है वो, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर और ऑक्सीजन इन दोनों से रिएक्शन करता है और बना लेता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं रस्ट ब्राउन कलर का एक पाउडरी फॉर्म होता है, ठीक है। इससे आयरन पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। इस खराब होने को ही कहते हैं हम कोरोजन, ठीक है। कोरोडोड होना मतलब ख़राब होना, ठीक है। अगर हम मेटल पे यानी अपने आयरन पे ऊपर कुछ पेंट कर दें या फिर इस तरह का कुछ प्रोटेक्शन कर दें तो उसमें रस्टिंग से बचा जा सकता है, यानी वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट एक्सपोज नहीं होगा, तो उसमें रस्टिंग भी नहीं होगी। तो रस्टिंग एक तरह का यही प्रोसेस है कि आयरन का ऑक्सीडेशन होना, ठीक है, यही कहलाता है रस्टिंग। डीप में देखना है आप तो हमारे नॉन मेटल और मेटल वाले चैप्टर पे देख सकते हो क्या होता है रस्टिंग। अब देखो कंबशन या बर्निंग और रस्टिंग में डिफरेंस क्या है भाई, दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। कंबशन में क्या हो रहा है, नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रस्टिंग में क्या हो रहा है, मेटल यानी आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, देखो यहाँ पर भी बर्न होता है, बर्निंग प्रोसेस होती है, कई तरह के मटेरियल में हो सकती है, डिफरेंट कागज़ में भी हो सकती है, वुड में भी हो सकती है, प्लास्टिक में भी हो सकती है, क्लॉथ में भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो बर्निंग प्रोसेस होगी यानी रस्टिंग प्रोसेस केवल आयरन में होती है, ठीक है। रस्ट नाम केवल आयरन के ऑक्सीडेशन को ही दिया जाता है। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, दोनों में होता है, ठीक है। मॉइस्चर रिक्वायरमेंट नहीं होती है बर्निंग प्रोसेस में, जबकि रस्टिंग प्रोसेस में मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है, इसेंशियल होता है। बिना मॉइस्चर के ऑक्सीडेशन मेटल का नहीं हो सकता, ठीक है, मीन्स आयरन का नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर जो ऑक्साइड बनते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, यानी नॉन मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन यहाँ पर आयरन के ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हीट इवॉल्व होती है, लेकिन रैपिडली इवॉल्व होती है, मतलब बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। जब भी आप कोई बर्निंग प्रोसेस करोगे बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, रस्टिंग प्रोसेस में बहुत कम होती है और ये स्लो प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन जो है कंबशन या बर्निंग में बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, लेकिन रस्टिंग में बहुत ही स्लो प्रोसेस है। एक तरह का केमिकल रिएक्शन ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस, और यहाँ से आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। जितने भी टॉपिक्स थे सारे हमने इस पे कंप्लीट किए हैं। अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।